नमस्कार, देवभूमि IAS अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के इतिहास में परमार राजवंश की दूसरी कड़ी आज हमारे सामने है। राजा अजयपाल की बात का इतिहास, किस प्रकार अजयपाल ने उत्तराखंड के परमार वंश के अंतर्गत 52 गढ़ों का एकीकरण किया और कत्यूरियों के सोने के सिंहासन को छीनकर अंततः कत्यूरी साम्राज्य का अंत किया। और फिर 52 गढ़ों के एकीकरण में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा उसे। फिर अजयपाल की वंशावली हमारे सामने होगी। और चूंकि परमार वंश का राज्य विस्तार 828 से माना जाता है और 1 अगस्त 1949 तक ये विस्तार रहेगा। और फिर 52 गढ़ों का, जिसमें जो विशेष गढ़ थे उनका जिक्र कर रहे थे हम लोग। और इस कड़ी में हमने फिर राजा लसनदेव, जिसका अपने सिक्कों पर अपने व्यक्तिगत नाम का जिक्र हुआ है, और फिर गढ़वाल का अशोक या नेपोलियन नाम से जो यहाँ का सबसे शक्तिशाली राजा था, और फिर कीर्तिचंद और अजयपाल के मध्य बल्हानगढ़ का युद्ध, वालदम का युद्ध, इसका जिक्र किया है, और फिर गढ़वाल का एकीकरण। इसी कड़ी में हम आज राजा सहजपाल की तरफ हैं। अजयपाल के बाद इस वंश में एक शक्तिशाली राजा सहजपाल हुआ था, और जिसका टाइम पीरियड अगर देखेंगे तो ये होगा 1547 यानी 1547 से लेकर 1575। मुग़ल साम्राज्य में मुग़ल बादशाह अकबर का टाइम पीरियड है। तो ये परमार वंश का 42वां शासक था, सबसे बड़ी बात। दूसरा कि ये मुग़ल बादशाह अकबर 1556 से 1605 में जब अकबर गद्दी पर बैठे थे दिल्ली की, तो उसका समकालीन, यानी अकबर और सहजपाल का टाइम पीरियड मैच करता है। और इसी समय कुमाऊं में चंद वंश का राजा रुद्रचंद गद्दी पर था। और रुद्रचंद चूंकि कुमाऊं का शक्तिशाली राजा था और उसने तराई और भाबर को अपनी योग्यता के बल पर मुग़ल बादशाह अकबर से प्राप्त कर लिया था। और फिर केवल रुद्रचंद के अलावा और कुमाऊं में कौन कौन से राजा थे, तो सहजपाल कुमाऊं के राजा भीष्मचंद 555 के आसपास भीष्मचंद कुमाऊं का राजा था। और फिर बालो कल्याण चंद और रुद्रचंद के समकालीन थे, ये लिखा हुआ है। अच्छा, इसी कड़ी में हम सहजपाल के कार्यों का जिक्र करने जा रहे हैं। सहजपाल के अपने, यानी उसके अपने शासनकाल के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनका जिक्र है। उनके निर्माण की तिथि, यानी उन अभिलेखों पर उनका निर्माण 1548 और 1561 लिखा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि ये राजा शक्तिशाली थे और इन्हें अपने व्यक्तिगत अभिलेख खुदवाए हैं। और जो 1561 का खासकर जो अभिलेख है उसका, वो देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर की घंटी पर लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस परमार शासक का अभिलेख देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर की घंटी पर उत्कीर्ण है? तो राजा सहजपाल का। और इन अभिलेखों से ये पता चलता है कि सहजपाल परमार वंश का योग्य राजा था और दानी और शत्रु का नाशक, ये उसके बारे में लिखा हुआ है। और सम्राट अकबर से भी उसके संबंध थे। लेकिन इसी दौरान मुग़ल बादशाह सम्राट अकबर ने शिवालिक पर आक्रमण करवा दिया, यानी शिवालिक हिमालय की तलहटी पर जब उसने आक्रमण किया तो अपने मनसबदार हुसैन खां टुकड़िया के नेतृत्व में उसने शिवालिक पर आक्रमण किया। और इसी को लेकर गढ़वाल के राजा सहजपाल और मुग़ल बादशाह अकबर के मध्य थोड़ा सा असमंजस की स्थिति आ गई, क्योंकि सहजपाल का कहना था कि मुग़ल बादशाह अकबर अपने मनसबदार के माध्यम से शिवालिक हिमालय पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन अकबर का कहना ये नहीं था, चूँकि हुसैन खां टुकड़िया का जो आक्रमण था वो अपने व्यक्तिगत उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो रहा था, इसीलिए। और आगे के काल में जब अकबर ने एक अन्वेषक दल भेजा था गंगा नदी के पानी या गंगा नदी के पानी के सर्वे के लिए, तो कहते हैं कि सहजपाल ने उस पर रोक लगा दी थी। तो प्रश्न लिखा हुआ है कि सहजपाल के काल में अकबर ने एक अन्वेषक दल गंगा के उद्गम की खोज तथा अन्य जानकारी के लिए, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जो मुग़ल बादशाह अकबर और जहांगीर हैं वो गंगा नदी का पानी ही पीते थे और उनके किचन में गंगा नदी का पानी जाता था। जब गंगा नदी के उद्गम की खोज और अन्य जानकारियों की लिए एक अभियान दल गढ़वाल राज्य में आया था, तो सहजपाल ने इससे मना कर दिया था। यानी सहजपाल और अकबर के संबंध बाद के कालों में थोड़ा सा खराब हो गए। तो ये 3-4 प्रश्न मिले हमें सहजपाल से कि वो अकबर का समकालीन था और उसके समकालीन गढ़वाल चंद राजा रुद्रचंद था और भीष्मचंद, बालो कल्याण चंद। दूसरा, रघुनाथ मंदिर की घंटी पर किस राजा का या किस परमार राजा का अभिलेख खुदा हुआ है, तो वो सहजपाल है। तीसरा, सहजपाल और अकबर के संबंधों में क्यों दिक्कतें आई, क्योंकि सहजपाल के समय अकबर के जो बादशाह था या मनसबदार था हुसैन खां टुकड़िया, उसने शिवालिक हिमालय पर आक्रमण किया। इसका कोई कारण नहीं था, इसी को लेकर आपस में मतभेद होने लगे। तो ये 3 प्रश्न मिले हमें यहाँ से। और इसी कड़ी में परमार वंश का आगे का राजा बलभद्र परमार, जो अत्यधिक शक्तिशाली था, कई उपनामों से जाना जाता था, ये भी अकबर का समकाल का टाइम पीरियड है, 575 से 591।
और बलभद्र परमार के जो उपनाम हैं वो है बलराम शाह, राम शाह, दुलाराम शाह और बहादुर शाह। बहादुर उसको उसकी व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए उपाधि मिली थी। ये परमार वंश का 43वां राजा, 43rd नंबर। और उत्तराखंड के इतिहास में ये देखा गया है कि ये शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा था। लेकिन मैं शाह की उपाधि से संबंधित एक प्रश्न पहले भी बता रहा था कि शाह की उपाधि अजय पाल से भी पहले किसी परमार राजा को लोदी टाइम पीरियड में मिल गई थी, यानी दिल्ली सल्तनत के राजाओं से। लेकिन किसी परमार राजा ने इसे व्यक्तिगत तौर पर धारण नहीं किया। बलभद्र परमार वो पहला शक्तिशाली राजा था जिसने शाह की उपाधि धारण की, और फिर ये शाह के नाम से जाने लगे। बलभद्र परमार पहला शाह की उपाधि धारण करने वाला राजा। अच्छा, किसका समकालीन है? तो मुगल सम्राट अकबर का। इसके टाइम पीरियड से पता चल जा रहा है। और बलभद्र परमार ताकि योग्य और शक्तिशाली था, इसलिए कवि देवराज ने बलभद्र परमार या बलभद्र शाह की तुलना भीम से की है, यानी भीम के समान शक्तिशाली। अच्छा, बलभद्र परमार के समकालीन चंद राजा कुमाऊं का कौन था? अगर ऐसा टाइप का प्रश्न बन रहा है तो आप कहेंगे रुद्रचंद, चूंकि रुद्रचंद का टाइम पीरियड मैच करता है। और फिर बाद के कालों में जब रुद्रचंद को अकबर ने तराई और भाबर का क्षेत्र भेंट कर दिया था तो फिर गढ़वाल और कुमाऊं के संबंध में थोड़ा खटास आने लगी थी, और इसीलिए बलभद्र परमार ने बचे खुचे जो कत्तूरी साम्राज्य था उनके राजाओं के साथ मिलकर अल्मोड़ा पर अधिकार करने का प्रयास किया। और इसी कड़ी में रुद्रचंद ने अपने सेनापति पुरुषपंत को इस युद्ध में भेज दिया था। तो इस युद्ध का कई बार जिक्र हुआ है। इसे उत्तराखंड का पानीपत कहते हैं। और इससे पहले भी अजय पाल के समय, कीर्तिचंद और अजय पाल के समय ये युद्ध हो गया था। बधानगढ़ का युद्ध, ग्वालदम का युद्ध, कई नामों से जाना जाता है। तो बलभद्र परमार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि इसके समय बधानगढ़ का युद्ध हुआ था। अगर बधानगढ़ कहाँ है तो वर्तमान में चमोली और अल्मोड़ा की सीमा पर। और बधानगढ़ के युद्ध में रुद्रचंद की ओर से कौन युद्ध लड़ रहा था? तो राजा, उसका सेनापति पुरुषपंत युद्ध लड़ रहा था। और पुरुषपंत को उत्तराखंड का रॉबर्ट ब्रूस फूट भी कहते हैं, या चंद वंश का रॉबर्ट ब्रूस फूट भी कहते हैं। और वो योग्य सेनापति के अलावा सलाहकार भी था। इसलिए रुद्रचंद को भरोसा था कि वो युद्ध में जीत कर लौटेगा। लेकिन बलभद्र परमार ने कत्यूरी के साथ ऐसे युद्ध को लड़ा था, और इसी में अंतिम कत्यूरी राजा सुखाल देव युद्ध लड़ रहा था। और जब युद्ध हुआ तो पुरुषपंत इस युद्ध में शहीद हो गए रुद्रचंद की ओर से। और इसी का बदला लेने के लिए रुद्रचंद ने अंतिम कत्यूरी राजा सुकाल देव या सुखपाल देव इसको पराजित कर मार डाला, और उसका जो क्षेत्र था सल्ट अल्मोड़ा का वर्तमान में, उस पर कब्जा कर लिया। तो इससे जो प्रश्न बने हैं, बधानगढ़ का जो युद्ध बना, यानी दूसरी बार इस बार बधानगढ़ का युद्ध हो रहा था। कई बार बधानगढ़, जो कि वर्तमान में ग्वालदम के समीप है, यहाँ पर युद्ध हुए थे, इसलिए बधानगढ़ को उत्तराखंड का पानीपत कहा जाता है। ये प्रश्न मिला है हमें। और पुरुषपंत को उत्तराखंड का रॉबर्ट पुरुषपंत। तो ये थे बलभद्र परमार से गिने चुने क्वेश्चन। एक तो पहली बार शाह की उपाधि धारण करने वाला परमार शासक, दूसरा बधानगढ़ के युद्ध में कत्यूरी के साथ मिलकर रुद्रचंद का सामना किया था और इसमें रुद्रचंद का वीर सेनापति पुरुषपंत मारा गया था, और तीसरा उत्तराखंड का पानीपत किसे कहते हैं? तो बधानगढ़ को। और कवि देवराज ने किस परमार शासक को भीम की उपाधि से नवाजा है? तो ये है बलभद्र परमार। वैसे परमार वंश का 23वां राजा। चलिए, इस कड़ी में जो नेक्स्ट नाम है हमारे पास वो है मानसा। मानसा का टाइम पीरियड भी अकबर से मैच करता है, यानी 1591 से 1611 इसका अपना टाइम पीरियड है। मानसा गढ़वाल का पहला राजा है जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा, ये किस मुगल बादशाह का समकालीन है? तो अकबर और जहांगीर। 1605 में अकबर का समय काल समाप्त हुआ, और फिर 1605 से लेकर 27 तक जहांगीर राजा बना था। और मानसा की व्यक्तिगत उपलब्धि में उसने क्या किया? उसके 4 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। गढ़वाल में मानसा से संबंधित जो 4 अभिलेख हैं उसमें उनकी तिथियां लिखी हुई हैं, यानी वो कब लिखवाई गई। तो 1591, 1592 और 1603 और 1611, यानी 1611 में। तो इससे अनुमान लगता है कि राजा मानसा ने अपने समय में 4 बड़े अभिलेख खुदवाए जो उसके राज्य संबंधी जानकारी के स्रोत हैं। और इसके समय का राजा है रुद्रचंद। चंद राजा रुद्रचंद और लक्ष्मीचंद इसके समकालीन थे। रुद्रचंद का टाइम पीरियड जब समाप्त हो जाएगा तो कुमाऊं का राजा लक्ष्मीचंद हुआ, और फिर लक्ष्मीचंद और मानसा के मध्य संघर्ष का एक बड़ा सा क्षेत्र रहा, खासकर सीमावर्ती क्षेत्र को लेकर। एक दूसरा, पहले से बधानगढ़ के युद्ध को लेकर विवाद चल रहा था, और फिर लगातार युद्ध का एक और कारण निकल कर आया
जब मानसा का वीर सेनापति सुरजू डंगवाल लक्ष्मीचंद की सेना में मिल गया। इसी को लेकर कुमाऊं और गढ़वाल में संघर्ष हुआ। और ये कहानी आज की डेट में काफ़ी प्रसिद्ध है कि राजा मानसा और लक्ष्मीचंद के मध्य लगातार 7 युद्धों में राजा लक्ष्मीचंद की हार हो गई। और अंत में प्रतिष्ठा का प्रश्न था। राजा लक्ष्मीचंद अपनी सेना को लेकर जब 8वें युद्ध के लिए मानसा से युद्ध लड़ने जा रहे थे तो चंदों का राज्य प्रतीक गाय था, इसलिए अपने राज्य प्रतीक के साथ साथ जब वीर सेना आगे को बढ़ रही थी तो उस समय मानसा का वीर सेनापति खतड़ सिंह था। और 8वां और अंतिम जब युद्ध हुआ था तो चंद सेना के वीर सेनापति गैंडा सिंह ने मानसा के वीर सेनापति खतड़ सिंह को पराजित कर मार डाला। और इसी संदर्भ में चंदों के राज्य प्रति गाय की जीत और खतड़ सिंह की हार के नारे दिए जाने लगे। और उत्तराखंड के इतिहास में इसे खतड़वा त्यौहार के रूप में मनाया जाता है आज भी। ये कहानी राजा मानसा और राजा लक्ष्मीचंद के बीच की रही है। और यानी ये ऐतिहासिक कहानी थी जिसे आज हम त्यौहार के रूप में मनाते हैं। यही सब इसमें लिखा हुआ है। जैसे लक्ष्मीचंद की लगातार 7 युद्धों में हार हो गई थी और 8वें युद्ध में अंततः उसे सफलता मिली। और इस सफलता के बाद हुआ क्या, 7वें युद्ध में लक्ष्मीचंद को मानसा के विद्रोही सुरजू डंगवाल को मानसा को सौंपना पड़ा था। चूंकि सुरजू डंगवाल लक्ष्मीचंद की सेना में शामिल हो गया था और बहुत सारे रहस्यों को यानी षड्यंत्र जो शामिल वो था वो सब उसने जानकारी दे दी थी, इसीलिए मानसा नाराज चल रहा था। तो बाद में जब युद्ध हुआ तो फिर सुरजू डंगवाल को वापस लौटाना पड़ा था। तो चंद सेना का सेनापति गैंडा सिंह था और गढ़वाल सेना का सेनापति खतड़ सिंह, ये सब इसमें उल्लेखित है। और खतड़ सिंह की हार हो गई, इसलिए खतड़ सिंह की हार। और ये युद्ध का जिक्र अगर कब हुआ, ये युद्ध अगर पूछता है तो लगभग 1605 के आसपास युद्ध का उल्लेख मिलता है, जब राजा मानसा और इसका टाइम पीरियड था। तो मानसा से एक महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी मानसा और लक्ष्मीचंद के मध्य लगातार 8 युद्ध हुए और 8वें युद्ध में अंततः लक्ष्मीचंद की जीत हुई थी। और इस युद्ध का उल्लेख किसने किया, अगर इस टाइप का प्रश्न बनाए तो इस युद्ध का उल्लेख मानसा के दरबारी कवि भरत ने किया है। और कवि भरत ने किताब लिखी है मानवोदय काव्य। और मानवोदय काव्य किस भाषा में लिखी है अगर पूछता है प्रश्न, तो मानवोदय काव्य संस्कृत में लिखी है। चूंकि जो कवि भरत का जिक्र हुआ है ये कवि जहांगीर के शासनकाल में था। उसकी नीतियों से अप्रसन्न होकर बाद में गढ़वाल दरबार आया। इससे ज्योतिक राज की उपाधि भी प्राप्त थी, मुगल दरबार में शाही सम्मान प्राप्त था। लेकिन ये जब गढ़वाल दरबार में आया तो चूंकि मुगलों की राजभाषा फारसी थी, लेकिन गढ़वाल दरबार में आकर इसने अपना महान मानवोदय काव्य संस्कृत भाषा में लिखा। ये ध्यान रखिएगा, चूंकि वो था मुगल दरबार में लेकिन वो वहाँ फारसी थी और यहाँ आने के बाद उसने संस्कृत में लिखा है। और इसी मानवोदय काव्य में इस कहानी का जिक्र हुआ है, जो इस बात का प्रमाण है कि कुमाऊं और गढ़वाल में संघर्ष रहा था। अच्छा, मानसा के बारे में और जो प्रश्न, मानसा एक निर्माता भी था, चूंकि वो वीर सेनापति था, बहादुर की उपाधि थी उसके बाद। उसके अलावा उसने किया क्या था, अलकनंदा नदी के तट पर उसने मानपुर नामक नगर की स्थापना की थी। ये प्रश्न पूछा है। वैसे जनरल है कि मानसा ही मानपुर नगर बसाएगा और बाद में इसे उसने अपनी राजधानी बताया था। और मानसा के बारे में जो कहानियां गढ़ी गई कि इसके दरबार में या इसके समकालीन मुगल दरबार में विदेशी विद्वानों का आगमन हो रहा था, तो उसी में एक किताब लिखी गई है, द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया। ये पुस्तक है फोस्टर की, विलियम फोस्टर की। उसने अपनी पुस्तक में राजा मानसा और गढ़वाल राज्य का जिक्र किया है और ये बताया गया है कि उस समय गढ़वाल राज्य काफ़ी संपन्न था और जो लगभग गंगा यमुना के मध्य विस्तृत था। और गंगा यमुना के मध्य विस्तृत एक विशाल राज्य में राजा मानसा शासन करते थे और वो गढ़वाल के संपन्न राजा थे और उनकी राजधानी श्रीनगर थी जो अलकनंदा नदी के तट पर थी, ये लिखा हुआ है। और यहाँ का राजा इतना शक्तिशाली और इतना संपन्न था कि वो सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन किया करता था। प्रश्न पूछा है कि गढ़वाल का कौन सा राजा सोने और चांदी के बर्तन में भोजन करता था, तो ये मानसा के बारे में है। ये कहा किसने है, ये है विलियम फोस्टर की पुस्तक। उस पुस्तक का नाम पूछता है द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया। इसके अलावा विलियम फिंच ने भी मानसा को समृद्ध और शक्तिशाली राजा बताया है कि यानी विलियम फिंच और विलियम फोस्टर जो मानसा के शक्तिशाली राज्य और श्रीनगर राज दरबार का उल्लेख किया है जिन्होंने। तो कुल मिला के 3 या 4 प्रश्न मिले। मानसा और लक्ष्मीचंद के बीच संघर्ष, दूसरा एक पुस्तक द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया, फोस्टर की पुस्तक जिसमें इसका उल्लेख हुआ है, और मानसा का वीर सेनापति खतड़ सिंह जो कि अंतिम और 8वें युद्ध में चंद सेना से मारा गया था। और इस युद्ध का उल्लेख कब हुआ है, तो 1605 के आसपास हुआ है। परमार शासक जिसके 4 अभिलेख प्राप्त हुए जिन पर उनके निर्माण की तिथियां हैं, तो वो मानसा है।
और किसका समकालीन था? तो जहांगीर का। अच्छा, इसके विशेष कार्यों में और जो तिब्बत अभियान याद किया जाता है इसके लिए, लोअर पीसीएस में भी क्वेश्चन था कि उत्तराखंड में पहला तिब्बत अभियान करने वाला परमार शासक, अगर ऐसा प्रश्न भी बनता है तो वो मानसा होगा। और तिब्बत का राजा उस समय काकवा मोर था और वो हमारी सीमा पर आक्रमण करता रहता था, इसी को लेकर संघर्ष हुआ था। और तिब्बत अभियान में जब काकवा मोर यानी तिब्बत के राजा, तिब्बत के लिए दापा शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी दापा के राजा की, काकवा मोर की जब हार हो गई तो राजा मानसा ने उसे पनिशमेंट के रूप में यानी सजा के रूप में 1.25 सेर स्वर्ण और 1 चौसिंगा मेढ़ा निश्चित किया था कि हर साल ये राजा को प्रदान करेगा और कभी गढ़वाल पर आक्रमण नहीं करेगा ये। और इसी युद्ध अभियान के दौरान जो दापा राज्य से स्वर्ण कलश प्राप्त हुए थे तो राजा ने उन्हें खुशी खुशी गौरी मठ को भेंट कर दिया था, इस कहानी का जिक्र हुआ है। और फिर इस अभियान की सफलता का श्रेय चूँकि जीतू बगड़वाल को जाता है, और जीतू बगड़वाल गढ़वाल के इतिहास में एक वीर कहानी या एक वीरता के किस्सों को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति रहा है। और बाद में इसी जीतू बगड़वाल का तिब्बत या भोट प्रदेश का फौजदार नियुक्त कर दिया गया। तो जीतू बगड़वाल किसका वीर सेनापति था? तो मानसा। और जीतू बगड़वाल वैसे मूलतः बगुड़ी गांव का था, इस वजह से टिहरी के, और उनके पिता और माता का जिक्र भी कभी पूछता है तो ये सब नाम आपके सामने दिख रहे होंगे। जीतू बगड़वाल की कथा। और जीतू बगड़वाल को भोट प्रदेश का फौजदार किसने नियुक्त किया? तो मानसा ने नियुक्त किया। और दापा अभियान के समय 2 स्वर्ण कलश को किसने गौरी मठ को प्रदान कर दिया था? तो मानसा ने प्रदान कर दिया। और फिर बाद में मानसा का साम्राज्य विस्तार तराई की ओर होने लगा। गढ़वाल राज्य की सीमा नगीना, हरिद्वार, मंगलौर यहाँ तक बढ़ाने का उल्लेख मिलता है। इसमें हरिकृष्ण रतुड़ी जिन्होंने गढ़वाल का इतिहास लिखा है और देवराज ने भी इसका जिक्र किया है। तो ये थे मानसा जिन्होंने पहली बार तिब्बत अभियान किया, तिब्बत का सफल अभियान किया, तिब्बत के राजा काकवा मोर को पराजित करके उसको दंड के रूप में कई चीज़ें देने को मजबूर किया और वहाँ से जो स्वर्ण कलश मिले थे उन्हें गौरी मठ को समर्पित किया और जीतू बगड़वाल को वहाँ का फौजदार नियुक्त किया। ये है राजा मानसा और गढ़वाल के बीच संघर्ष किया था। उसके बाद आए राजा श्यामसा। और श्यामसा का टाइम पीरियड अगर हम देखते हैं तो वैसे पंवार वंश के 45वें राजा, योग्यता की बात करें तो बहुत ज़्यादा योग्य नहीं थे, बल्कि गढ़वाल के स्वेच्छाचारी, व्यभिचारी और विलासप्रिय राजा का जिक्र होता है। और सत्ता और शासन प्रबंधन सब उनके चाचा महिपति शाह खुद देखा करते थे। और इनका टाइम पीरियड देखा जाए तो मुगल बादशाह जहांगीर का टाइम पीरियड मैच करता है, यानी जहांगीर के समकालीन गढ़वाल का राजा कौन है? तो श्यामसा, और 1611 से 31। इसे शामसा भी लिखा गया कहीं पर कि। अच्छा, श्यामसा और जहांगीर के संबंध ठीक थे, इसलिए श्यामसा ने मुगल बादशाह जहांगीर से आगरा में भेंट की थी। ये प्रश्न भी पूछा कहाँ भेंट की थी? तो 1621 में मुगल दरबार ने श्रीनगर दरबार को घोड़ा और हाथी उपहार भेंट किया था, यानी संबंध सौहार्द हो गए थे। अब वहाँ का राजा श्यामसा बन गया था, इसलिए जहांगीर की ओर से एक घोड़ा और एक हाथी भेंट किया गया। तो मुगल बादशाह जहांगीर की ओर से श्रीनगर के किस परमार राजा को एक घोड़ा और हाथी भेंट किया गया? तो श्यामसा। और श्यामसा ने जहांगीर यानी मुगल बादशाह से कहाँ भेंट की थी? आगरा में। ये प्रश्न मिले। और जहांगीर से संबंधित जो पुस्तक है यानी जहांगीरनामा, इसमें इन बातों का उल्लेख भी मिलता है। अच्छा, इसके अलावा श्यामसा से प्रश्न जो बन रहे हैं, 1651 ईस्वी का एक ताम्रपत्र मिला हुआ जिसमें श्यामसा द्वारा सिलासारी नामक गांव में भूमि का एक अंश अपने दरबारी विद्वान शिवनाथ जोगी को दान दिए जाने का उल्लेख है। और श्यामसा के दरबार में रहने वाले जो शंकर गुरु थे उन्होंने इसका उल्लेख किया है। श्यामसा के दरबारी कवि कौन है? तो शंकर गुरु। और शंकर गुरु ने उसी की आज्ञा से यानी श्यामसा की आज्ञा से 1619 में वास्तु शास्त्र पर एक पुस्तक लिखी है, वास्तु शिरोमणि। अगर वास्तु शिरोमणि किसकी पुस्तक है? तो शंकर गुरु की। किसके दरबारी विद्वान थे? तो श्यामसा के। किस विषय पर आधारित पुस्तक है? तो वास्तु शास्त्र पर आधारित। ठीक है। अच्छा, सिलसारी नामक गांव में भूमि का एक अंश दान करने का उल्लेख कहाँ है? तो श्यामसा के समय में अपने दरबारी विद्वान शिवनाथ जोगी को। और शंकर गुरु ने इस बात का उल्लेख किया है, यानी श्यामसा दानी भी था। अच्छा, और प्रश्न श्यामसा। कुमाऊं की बात करें तो इसमें कुमाऊं में इसमें राजा कौन है? चंद राजा, लक्ष्मी चंद, दिलीप चंद, विजय चंद और त्रिमल चंद। कुमाऊं में थोड़ा सा अराजकता का दौर था लक्ष्मी चंद के बाद। इस वजह से श्यामसा ने कुमाऊं के राजा त्रिमल चंद की मदद भी की थी, ये कहा जाता है। चूँकि उस समय पंवार और चंद राजाओं के बीच शांतिपूर्ण संबंध रहे थे, क्योंकि राजा
चंद राजा सुखराम कारकी, पीरू गोसाई और विनायक भट्ट के हाथों की कठपुतली बन गए थे, क्योंकि कुमाऊं में अराजकता का दौर था। अपने अपने अस्तित्व को लेकर दरबार में मंत्री हावी होने लगे थे लक्ष्मीचंद के बाद, तो इसीलिए चंदों की स्थिति कमज़ोर हो गई थी। और ऐसे में चंद राजा तिरुमल चंद को गढ़वाल में शरण लेनी पड़ी थी। और श्याम शाह वो पहला व्यक्ति था जिसने तिरुमल चंद को अल्मोड़ा की गद्दी पर बैठने में मदद की थी। लक्ष्मी चंद के पुत्र तिरुमल चंद को पंवार राज्य में शरण लेनी पड़ी थी और तिरुमल चंद को राज्य प्राप्त में श्याम शाह ने मदद की थी। ये कहानी कही जा रही है यहाँ पर। अच्छा, तो अगर ऐसा प्रश्न बने तो किस चंद राजा को अल्मोड़ा की गद्दी पर बैठने में श्याम शाह ने मदद की? तो तिरुमल चंद का जिक्र होगा, वो लक्ष्मी चंद का पुत्र होगा। अच्छा, और श्याम शाह के बारे में 1631 में एंटोनियो ने जेसुइट पादरियों के एक दल को तिब्बत यात्रा हेतु भेजा था, क्योंकि तिब्बत से बहुत सारे तिब्बत पादरी लोग तिब्बत जाते थे और यूरोप से आते थे और इसलिए धर्म का प्रचार प्रसार करने जाते थे। और इसी कड़ी में 1631 में भी एक घटना घटी थी जब जेसुइट पादरियों का एक दल श्रीनगर होते तिब्बत जाना था, और जैसे ही वो श्रीनगर में उपस्थित हुए थे तो उसी समय राजा की मृत्यु हो गई, श्याम शाह की। चूँकि श्याम शाह की अकाल मृत्यु हुई बताई जाती है, और फिर जाके श्याम शाह के अंतिम दाह संस्कार में जेसुइट पादरी पुर्तगाली पादरी एजेवेडो भी शामिल था। प्रश्न पूछा है कि जेसुइट पादरियों का एक दल एजेवेडो के नेतृत्व में गढ़वाल के किस राजा के दाह संस्कार में भाग लेने के लिए श्रीनगर में उपस्थित था? तो राजा श्याम शाह के टाइम पीरियड। चलिए, श्याम शाह के बारे में काफ़ी प्रश्न मिले हमें। श्याम शाह खुद शक्तिशाली नहीं था, बल्कि उसके चाचा महीपति शाह राजगद्दी संभालते थे और प्रशासन उन्हीं के हाथों में था। और श्याम शाह केवल राजा था नाम मात्र का, और लेकिन उसके समय जो जो घटनाएं हुई वो सब चल रहा था। लेकिन उसके समय गढ़वाल के परमार और चंदवंश के बीच संबंध सही हो गए थे, ये तय है, और उसने तिरुमल चंद को गद्दी पर बैठा दिया था। अच्छा, इससे पहले भी जो जेसुइट पादरियों के दल थे अकबर के समय यानी 1580 में भारत आए थे, जैसे रुडोल्फ एक्काविवा, और इनका उद्देश्य कैथोलिक धर्म में उत्पन्न बुराइयों को दूर करना था, अपने धर्म के प्रचार के लिए आते थे। और फिर 1624 में एंटोनिया द एंद्रोथ भी श्रीनगर होते हुए तिब्बत गया था। मतलब ऐसे बहुत सारे दल यहाँ पर आए थे। तो इसीलिए प्रश्न ये बना हुआ है कि 1631 में जब पहली बार जेसुइट पादरियों का एक दल श्रीनगर राज दरबार में आया था, तो वहाँ के परमार वंशी राजा श्याम शाह की मृत्यु हो गई थी। तो जब मृत्यु हो गई थी तो कौन सा पादरी उनके दाह संस्कार में उपस्थित होने गया था? तो एजेवेडो। अच्छा, एक और दो क्वेश्चन हमारे पास और हैं इससे संबंधित। जब ये जेसुइट पादरी तिब्बत अभियान पर जाते थे तो 1 या 2 रात्रि का विश्राम श्रीनगर में करते थे और उसके बाद ही आगे धर्म प्रचार के लिए जाते थे। तो उसी समय श्रीनगर के आसपास तिब्बत अभियान के दौरान इनके द्वारा बनाए गए कुछ छपराड़ यानी गिरजाघर का भी उल्लेख मिलता है यहाँ पर। अच्छा, तिब्बत संघर्ष श्याम शाह के समय का। श्याम शाह ने जब तिब्बत संघर्ष किया था तो इससे पहले भी मानसा के समय तिब्बत के राजा की काकुआ मोर की हार हो गई थी और टैक्स देने को बाध्य हो गया था, और श्याम शाह ने भी वही काम दोहराया, तिब्बत के राजा को हरा दिया और उसकी हार होगी तो उसने टैक्स देना फिर स्वीकार कर लिया। लेकिन अचानक इसी समय तिब्बत की राजधानी ल्हासा से तिब्बती को मदद मिल गई और उन्होंने फिर से आक्रमण कर दिया, और ऐसे में श्याम शाह की हार होने लगी और फिर संधि करनी पड़ी श्याम शाह को। मतलब मानसा के बाद जो श्याम शाह गद्दी पर बैठे उन्हें तिब्बत राज्य के साथ संधि करनी पड़ी दूसरी बार। प्रशासन में श्याम शाह के समय महीपति शाह के अलावा उनके भाई धाम शाह का भी इंटरफियर था, या फिर उनको ज़बरदस्ती दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। ये पूछा है कि किस परमार राजा के शासनकाल में उनके भाई धाम शाह को भी जिम्मेदारी सौंपी गई? तो श्याम शाह के समय। अच्छा, श्याम शाह के समय जो प्रशासन को देखते थे उनके चाचा महीपति शाह, उन्हीं के नेतृत्व में उन्हीं के निर्देशन में श्रीनगर में एक केशोराय मठ का निर्माण करवाया गया था। तो उत्तराखंड में केशोराय मठ कहाँ है अगर पूछे तो ये श्रीनगर के पास है। किसके समय बना है? श्याम शाह के समय बना है। लेकिन बनाया किसने है? तो श्याम शाह के चाचा महीपति शाह ने बनाया। और केशोराय दक्षिण भारत के संत थे जो यहाँ पर प्रचार प्रसार के दौरान उत्तराखंड में बहुत समय तक रहे थे और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनसे संबंधित एक केशोराय मठ बनाया। अच्छा, और क्या श्रीनगर के पास सामाशाही बागान किसने बनाया? तो महीपति शाह के समय बनाया, लेकिन राजा श्याम शाह का है वो, यानी टाइम पीरियड राजा का होगा लेकिन बना रहे थे महीपति शाह, इनके उनके चाचा। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, 1631 में अलकनंदा नदी में नाव डूबने से श्याम शाह मारा गया था। श्याम शाह की अकाल मृत्यु हुई थी क्योंकि वो अलकनंदा नदी में नाव चला रहा था और वहीं उसकी मृत्यु हो गई, और उसके दौरान राजा की 60 रानियाँ सती हो गई, ये इतिहास में लिखा गया है, और ये सती प्रथा का एक प्रमाण भी है उत्तराखंड के इतिहास में। तो
परमार वंश का कौन सा राजा अलकनंदा नदी में नाव चलाने के दौरान मारा गया था? तो श्याम सा। और सती प्रथा का एक बड़ा सा प्रमाण मिला है इसमें। और चूंकि राजा की कोई पुत्र नहीं थे, इस वजह से एक राजा का अल्पवयस्क पुत्र था दुला शाह, उसकी अल्पकाल में ही मृत्यु हो गई और अंततः राजा महिपति शाह राजा बने। ये था हमारा आज का इतिहास। उत्तराखंड के इतिहास को हमने अजय पाल से लेकर श्याम शाह तक बढ़ाया है और इस कड़ी में हम नेक्स्ट क्लास में राजा महिपति शाह और उसके उत्तराधिकारी का जिक्र करेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। जय हिंद, जय उत्तराखंड।